भारत के वन, उनमें स्वच्छंद विचरण करते पशु पक्षी, नदियां और ऊंचे पहाड़ प्रकृति की अनोखी दास्तान सुनाते हैं। सदियों से इनके बीच रहते आए इंसानों का इनसे सहज लगाव होता गया। प्राचीन और मध्य युग में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के बजाय उनके संरक्षण पर मनुष्य ने अधिक जोर दिया। देश के अनेक जन समुदायों ने प्रकृति और पर्यावरण से जुड़े ज्ञान को अपनी परंपराओं और संस्कृति में अहम स्थान दिया, ताकि इनकी सौगात बची रहे आने वाली पीढ़ियों के लिए। हमारे देश के अनेक हिस्सों में रहने वाले हमारे पूर्वजों ने ऐसी ही परंपराओं की सौगात दे रखी है। ये परंपराएं प्रकृति से प्रेम और आदर की भावना को बढ़ावा देती हैं। अब जिस रिश्ते में प्रेम और आदर का भाव होगा, तो वहां दोहन का कोई स्थान नहीं बचेगा। इस परंपरागत ज्ञान का यही आधार होता है। ये ज्ञान हमारे रीति रिवाजों में रच बस कर जाने अनजाने हमें प्रकृति और पर्यावरण को सहेजने की ओर ले जाते हैं। आज के दौर में जब न सिर्फ हमारा देश बल्कि समूची दुनिया पारिस्थितिकीय संतुलन और पर्यावरणीय विघटन के दोराहे पर खड़ी है, ऐसे में हमारी इस परंपरागत ज्ञान से जुड़ी विरासत को समझना और उन्हें अपने जीवन में उतारना बेहद अहम हो जाता है। परंपरागत ज्ञान हमें प्रकृति के महत्व और पर्यावरण की हिफाजत से जोड़ता है। हम अपनी परंपराओं में सूर्य, हवा, पानी, भूमि और पेड़ों की उपासना करते हैं। पशु पक्षियों की रक्षा करना सदियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा है। प्रकृति इन सब से मिलकर बनी है और हम मनुष्यों का अस्तित्व इनसे गहरा जुड़ा हुआ है। इस बात से हम मुंह नहीं फेर सकते। संस्कृत, पाली जैसी भाषाओं में लिखे प्राचीन साहित्य में इनके बारे में बात की गई है। चारों वेदों में प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण के संदेश मिलते हैं। जो भारत का ज्ञान है, परंपरागत जो तरीके से हमारे पास जो भी ज्ञान आज तक आया है, यूँ समझ लीजिए कि वो सब कुछ जो है वो अनुभव जनित ज्ञान है, जो अनुभव से केवल सामने आया है। आज हमें याद भी नहीं आता कि हम गेहूं की रोटी खा रहे हैं या हम चावल खा रहे हैं, भात बना के खा रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि ये कहाँ से आया करके। हमें याद ही नहीं आता है कि हमारे सैकड़ों पुरखों ने किस तरह से जंगलों में उन घासों को खोजा होगा, किस तरह वो बीज खोजे होंगे, उनको चखा होगा, उनको पकाया होगा, किसी ने उसे पीस करके आटा बना दिया होगा। ये सारा ज्ञान धीरे धीरे आकर के हमारी जो फसलें थी जैसे वो विकसित हुई। एक पर्यावरण हमारा पूरा जो खेती से संबंधित, हमारे खेतों में सब शस्य श्यामला फसलें लहलहाई, सब इनसे संबंधित हुआ। भारत सांस्कृतिक रूप से बेहद समृद्ध देश है। यहाँ के भूगोल और जलवायु में भी विविधता के दर्शन होते हैं। अलग जलवायु में रहने वाले जन समुदाय की सामाजिक संरचना और जीविका वहाँ के पर्यावरण पर निर्भर करती है। इसलिए पर्यावरण से जुड़े सरोकार उनकी संस्कृति और परंपराओं का अटूट हिस्सा बन जाते हैं। मनुस्मृति में तमाम विशेषताओं के आधार पर पौधों का विधिवत वर्गीकरण भी किया गया है। इसी ग्रंथ में पेड़ पौधों में चेतना पाए जाने का उल्लेख मिलता है। भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने इस ग्रंथ के लिखे जाने के लगभग 2000 साल बाद अपने प्रयोगों के माध्यम से इस बात को प्रमाणित किया कि पौधों में संवेदना पाई जाती है। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में वन्य जीवों के लिए अभयारण्य जैसे सुरक्षित स्थान होने के साथ साथ वन्य जीवों के शिकार और पेड़ पौधों को काटने पर सजा के प्रावधान का भी उल्लेख किया है। वन और पेड़ सदा ही हमारी संस्कृति में, हमारे इतिहास में सदैव पूजनीय रहे हैं शुरू से। क्योंकि चलिए आपको मैं ले चलता हूँ वैदिक काल में जो थे वो हमारे पुरखे ऋषि महर्षि कहलाते थे, इसलिए क्योंकि वो जंगलों में रहते थे, वहाँ आश्रम बना के रहते थे। उन दोनों कोई इस तरह के पक्के मकान तो थे नहीं। उन आश्रमों में रहते हुए वो पशु पालते थे, उसके अलावा खेती करते थे
और जंगलों को बचाते थे ताकि उनको शुद्ध हवा मिलती रहे। वहाँ चिड़ियाँ कलरव करती थी, वहाँ पे हवा चलती थी, वहाँ बारिश होती थी, वहाँ बादल आके बरसा करते थे। ये सब उन्होंने देवता मान ली। प्रकृति के जितने रूप थे उसमें जल था, अग्नि थी, हवा थी, आकाश था, धरती थी, ये सब के सब उनके लिए एक तरह से देवता हो गए। वो उनको पूजनीय मानने लगे ताकि उनका संरक्षण किया जा सके। जब वो रहेंगे तब हम रहेंगे। मनुष्य का अस्तित्व तभी रहेगा जब ये सारे पंचभूत चीज़ें रहेंगी, ये पांचों तत्व जब बने रहेंगे। तो उस तरह से उन्होंने धीरे धीरे पर्यावरण को समझना शुरू किया, उससे अनुभव अपना एकत्र किया। इस तरह हम देखते हैं कि हमारी प्राचीन परंपराओं में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की भावना छिपी हुई है। आज भी हम अनेक प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के दौरान पर्यावरण की रक्षा का संकल्प दोहराते हैं। हमारे देश में असंख्य जनजातियां आज भी अपनी परंपराओं के अनुसार प्रकृति की धरोहर का प्रयोग और सुरक्षा करते हैं। ऋग्वेद में बहुत वर्णन है गोधूम का। गोधूम आज किसी को पता ही नहीं है कि गोधूम क्या है। गोधूम जो है गेहूं के लिए हुआ। जब आर्य आए कहते हैं मध्य एशिया से, तो अपने साथ जो है जो ज्ञान लाए और जो चीज़ें लाए उनमें गोधूम भी साथ में आया। यह अबिसिनिया की पहाड़ियों में इसका जन्म हुआ। और गोधूम के उस समय ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि 3 किस्में उस समय थी, सुल्ली, निःशुल्क और मधुलिका। सुल्ली माने जिसमें सीख होते थे, कांटे होते थे। निःशुल्ली जो गेहूं की बाली सीधी थी जिसमें कांटे नहीं थे। और मधुलिका ये बड़ी प्रचलित किस्में थी उस समय की। आज हम भूल गए हैं, लेकिन ये सदियों तक उगाई जाती रही। प्रकृति की ओर बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। प्रकृति की ओर। बनाए गए। इसी तरह से पीपल, बरगद, नीम और जामुन वगैरह के तमाम पेड़ों को लगाया गया। सड़कों पर एक परंपरा शुरू की गई पूरी कि
उस पर छायादार पेड़ हों, ताकि बटोही जो है उस समय के जो यात्री होते थे उनको धूप में छांव मिले करके। ये बहुत बड़ा ज्ञान था उस समय का, जो कि धीरे धीरे उनके जीवन को उसने सुखद बनाया। उनको भोजन से लेकर के उनके पर्यावरण का पूरा हवा, पानी, बारिश, इन सब का एक बहुत ही संतुलन जो है मनुष्य के जीवन में और प्रकृति में साथ साथ रहा जीने का एक तरीका विकसित हुआ ऐसे। मणिपुर, मेघालय और असम जैसे उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में रहने वाली मानव जनजातियों ने चावल, मक्का, बाजरा और दालों के साथ साथ फलों और सब्जियों की अनेक प्राकृतिक नस्लों को संभाल कर रखा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उड़ीसा की जनजातियों ने भी चावल की तकरीबन 150 प्राचीन जंगली नस्लों को नष्ट नहीं होने दिया है। ये जंगली नस्ल अनाज के दाने की गुणवत्ता, खुशबू, प्रोटीन की मात्रा और पाचन के मामले में मौजूदा आधुनिक नस्लों की तुलना में आनुवांशिक तौर पर बेहतर होते हैं। देश के जनजातीय समूहों ने सदियों से फल, बीज, कंद, मूल की असंख्य जंगली प्रजातियों को सहेज कर रखा है। वे इन्हें अनेक पीढ़ियों से खाने के उद्देश्य से उगाते चले आ रहे हैं। या और जगहों पर आदिवासी समाज जितने हैं, या जो ग्रामीण लोग हैं और जंगलों के बहुत आसपास हैं, वो उन लोगों के पास बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिनके बारे में शहरों में हम नहीं जानते। तमाम तरह के कंद फूल हैं, फल फूल हैं, सब्जियां हैं, तरह तरह की। मैं जिस इलाके से आता हूँ, हम लोग खुद जो साफ पानी के सरताएँ होती थी, गधेरे कहलाते हैं, उनके किनारे जो है फर्न उगते थे, जैसे उसकी इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनती है, वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। या सिक्किम का जैसे नटिल सूप है, नटिल के लिए आज कौन जानता है, जबकि वो बिच्छू बूटी से बन रहा है और वहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध भोजन है। ऐसे ही तमाम जगह हैं, जैसे तरुड़ एक फसल होती है, डायोस्कोरिया की स्पीसीज़ है। इस तरह से वे तमाम फसलें और वे तमाम फल जो कि जंगलों में उग रहे हैं, हमें उनका संरक्षण करना चाहिए। हमें आदिवासी समाजों से उस ज्ञान को, जो परंपरागत ज्ञान है, उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए और उसके आधार पर हमें उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, ताकि हमारा जो ध्यान है केवल 20 फसलों पर जो केंद्रित है आज खेती पर, उसको हम विस्तार दे सकें। हमें हमारे भोजन की और अधिक वैरायटी मिले। एक नियम ये भी है कि जब आप बैलेंस डाइट में जितने तरह की चीज़ें शामिल करेंगे, उतने ही आपको उतनी तरह के जो है पोषक पदार्थ मिलेंगे। तो इसलिए ये जब नई चीज़ें आएंगी, नए भोजन आएंगे, तो उससे जो केवल खाद्यान्नों पर जोर दिया जाता है, वो उसमें भी राहत मिलेगी। उसके अलावा हमें नए किस्म का भोजन भी मिलेगा। यह आदिवासी समाज बहुत बड़ी सेवा समाज की कर रहे हैं कि वे उन फसलों को अपना बढ़ावा दे रहे हैं और परंपरागत तरीके से उन पर निर्भर रहे हैं अभी तक। ये जनजातियां इन पौधों को उगाने और उनकी परवरिश के दौरान पर्यावरण का संरक्षण भी हो, ऐसी समझदारी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि किसी लता को इस्तेमाल में लाना है तो वे उसकी पत्तियों के पीला होने तक इंतजार करते हैं। इसके अलावा जनजातियां प्रकृति की सुरक्षा को लेकर इस कदर संवेदनशील होती हैं कि वे सब जंगली मूल को मिट्टी के भीतर से बाहर निकालती हैं, तो इतनी सावधानी रखते हैं कि आसपास के पौधों को कोई नुकसान न होने पाए। भारत के अनेक राज्यों के जनजातीय समूह सदियों से असंख्य रोगों के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते आए हैं। आज के समय में उन पौधों के औषधीय महत्व को पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। औषधीय पौधों के अनेक उदाहरण हैं। बॉहीनिया पर्पुरिया, सीडा एक्यूटा, जट्रोफा कुर्कुस, ग्रेविया हर्सुटम जैसे औषधीय पौधों को बुखार, सिर दर्द, शरीर में सूजन और मांसपेशीय दर्द में राहत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इक्विसिटम और आल्जीमोन जैसी पौध प्रजातियों को त्वचा से जुड़े रोगों के इलाज में प्रयोग करते हैं। बांडा टेसाला और अल्टरनांथेरा जैसे पौधों के तने और पत्तियों को कासिया अडनाटा, सीडा कार्टाडा और बॉहीनिया पर्पुरिया की जड़ों के साथ मिलाकर एक पेस्ट बनाया जाता है। इस पेस्ट का इस्तेमाल जनजातीय समुदाय बरसों से हड्डी के टूटने के उपचार में करते आए हैं। इसके इस्तेमाल से
10 से 15 दिनों के अंदर तबीयत में सुधार आ जाता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने इन पौधों के औषधीय महत्व की जांच करके पता लगाया और ये पाया कि ऑर्थोपेडिक उपचार में ये उपयोगी हैं। एकोरस कलामस, मोरिंगा ओलिफेरा, बॉम्बाक्सिबा जैसे औषधीय महत्व के पौधों की पत्तियों, तनों और जड़ों को अनेक जनजातियों के द्वारा अरसे पहले से सर्पदंश और बिच्छू दंश के प्रतिविष या विषहरण औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस कृषि प्रणाली में जंगल के पेड़ों को जलाकर उसकी राख को मैदान में फैला दिया जाता है, क्योंकि पौधे के सभी पोषक तत्व उस राख में मौजूद रहते हैं। इस भूमि में 1 साल तक खेती नहीं की जाती और इस दौरान किसान नजदीक की खाली भूमि में खेती करते हैं। जिस खेत को छोड़कर रखा जाता है उसकी मिट्टी खेती के लिहाज से बेहद उर्वर हो जाती है। अगले साल उस भूमि में खेती करने से उपज में इजाफा होता है। झूम प्रणाली के दौरान स्थानीय जनजाति अपने परंपरागत ज्ञान के अनुसार जंगल में मौजूद आम, नारंगी, केला, मक्का, गन्ना और बेरी जैसे उद्यान और कृषि महत्व के पेड़ पौधों को नहीं जलाते ताकि इनकी नस्लों को नुकसान न पहुंचे। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। हमारी संस्कृति और परंपरागत ज्ञान प्रणालियों में न केवल पेड़ पौधों बल्कि वन्य जीवों और यहाँ तक कि पालतू पशुओं को भी आदर की भावना से देखा गया है। जहाँ आदर का भाव जुड़ जाए वहाँ पर उनका संरक्षण लोग अपना कर्तव्य समझने लगते हैं। शेर, बाघ, हाथी, घोड़ा, मोर, उल्लू, चूहे, सांप जैसे अनेक जंतुओं को धार्मिक मान्यताओं में आदर का सूचक माना गया है। इसी तरह सांप जैसे विषैले जंतु को धार्मिक आस्था से जोड़ने के पीछे इनके संरक्षण की भावना भी रही है। हम सभी जानते हैं कि प्रकृति की खाद्य श्रृंखला में सांप एक अहम कड़ी होता है। ये जीव पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रकृति में अगर सांप की आबादी कम हो जाए तो चूहों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि वे हमारी कृषि उपज का एक बड़ा हिस्सा नष्ट करके हमें भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। देववन जो है जगह जगह इनके अलग अलग नाम है। इसमें क्या है कि एक सबसे बड़ी परंपरा और बहुत ही मतलब उसको वो बहुत अच्छी परंपरा जो शुरू की लोगों ने, उन्होंने ये किया कि हमारे वन, हमारे वृक्ष कैसे बचे रहें। उनके यहाँ शुरू से, जैसे वेदों की आप बात कर रहे हैं तो अग्नि पुराण में जैसे लिखा हुआ है कि एक वृक्ष जो है वो 10 पुत्रों के समान फल मिलता है आपको, वो 10 पुत्रों के समान उसको मानिए। तो पेड़ लगाया करते थे, वो परंपरा इस तरह शुरू हुई कि वो पेड़ लगाए गए। इसी तरह से जो है मंदिरों के आसपास जितने भी पूजनीय स्थल थे उनके आसपास जो है जो वृक्षावलियाँ लगाई गई, उनको कभी कोई तोड़ता नहीं था, काटता नहीं था, उनसे घास भी नहीं काटते थे। आज भी देश भर के जहाँ जहाँ देवालय हैं, मंदिर हैं या दूसरे पूजनीय स्थल हैं दूसरे धर्मों के, उन जगहों पर जो है वृक्ष लगाए गए हैं, तरह तरह के वृक्ष लगाए गए हैं।
एक तो उस तरह से संरक्षण हुआ। दूसरा जो देववन कहे गए वो पूजनीय वन है। इसमें बहुत मेघालय में जैसे हैं ख्वा ब्लाई कहलाता है, जैसे वहाँ का प्रसिद्ध वन जो है जो कि पूजनीय वन है। देश के अनेक हिस्सों में कुछ संप्रदायों ने अपनी परंपराओं के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों की हिफाजत को जोड़ा है।